कल के क्वेश्चन में हम 100 नंबर 50 यानी 50 तो जनरल ही रहता है, 51 से 100 तक करा दिए थे। देखिए होंगे क्वेश्चन 101 से देखिए कथन लगभग 40 नंबर सेट टेस्ट में पार कीजिएगा तब इस टाइप का क्वेश्चन आपको और यहाँ भी देखने को मिलेगा। 35 साल पार लगभग आप देखिए कथन क्या कह रहा है। सांगीतिक उपचार प्रायोगिक शोध का अंश है यानी भाग है। सांगीतिक उपचार जो है प्रायोगिक शोध का अंश है, यानी संगीत से जो हम उपचार करते हैं यह प्रैक्टिकल का भाग है। सही है या गलत है यह कथन, बताइए। यह कथन सही है या गलत है? यह कथन सही है। सांगीतिक, अब हम किसी को गीत गा करके या रागों का गायन करके हम जब उसको ठीक करने का प्रयास करते तो क्या है, एक प्रैक्टिकल है ना। कोई जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो ही जाएगा, कोशिश करते हैं, प्रायोगिक अंश का ही एक भाग है। प्रायोगिक शोध के लिए रासायनिक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए प्रायोगिक शोध के लिए अब हम गा रहे हैं, उसमें हमको रासायनिक उपकरण मतलब परख नली, लैंप या सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ये सब रासायनिक तत्वों की आवश्यकता ऐसा जरूरी नहीं है, ये आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका कथन ए जो है सो सही है और कथन आर जो है सही नहीं है। सही आंसर ऑप्शन बी, ए सही है, आर गलत है। 102 ये भी कथन है। देखिए कथन वाला क्वेश्चन को जो है सो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। जब तक आप ध्यान से नहीं देखिएगा तब तक आपको सॉल्व भी नहीं होगा। अब देखिए, अब इसमें भी क्या दो प्रकार देता है। देखिए गुणों से गान परिवर्तित होता है और दोष से उसका स्तर न्यून होता है। अब देखिए जब आप में गुण आएगा तो गायन में क्या होता है, परिवर्तित होता है। सही है, क्योंकि अगर आप में अंदर कोई अच्छाई का गुण आएगा तो गान में भी परिवर्तन होगा। आप सुर पे पकड़ होगा अच्छा, तो गायन शैली में क्या होगा, स्वतः बदलाव हो जाएगा। और अगर आप में दोष भर जाएगा, अगर गुण होगा तो आपका प्रोग्राम भी क्या होगा, गायन शैली परिवर्तन होगा, प्रोग्राम भी ज्यादा आएगा। और दोष होगा तो उसका स्तर क्या होता है, न्यून, मतलब छोटा होता है। उस कलाकार को मत बुलाइएगा, उसका लक्षण अच्छा नहीं है, वो गाते गाते सो जाता है। उससे क्या होगा, उसका न्यून स्तर धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होता है, डाउन होता है। सही है। और गुण दोष विवेचन गान के लिए उपयोगी है। अब गुण दोष विवेचन गान के लिए क्या है, उपयोगी है। अब गायक के गुण अवगुण हम आपको पढ़ाए हैं, तो दोनों क्या है, गुण दोष गान के लिए उपयोगी है। ये दोनों कथन क्या है, सही है। लेकिन अब सही है तो देखिए
अब क्वेश्चन क्या है, दो है सही वाला, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा क्या है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब फंसता मैटर यहां पर है कि कौन व्याख्या है और कौन व्याख्या नहीं है। देखिए जैसे कि कथन एक दे दिया, मान लीजिए ए मनुष्य के दो हाथ होते हैं, और कथन आर दे दिया कि पेड़ पौधे भी सजीव के श्रेणी में आते हैं। श्रेणी में आते हैं। अब देखिए ये दोनों कथन सही है, इसका जूम करते हैं तो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, मतलब दो कथन दिए हैं। मनुष्य के दो हाथ होते हैं, बिल्कुल सही है, और पेड़ पौधे भी सजीव की श्रेणी में आते हैं। कथन दोनों सही है ना, लेकिन अब सही व्याख्या है या सही व्याख्या नहीं है कैसे जानेंगे? तो देखिए दूसरा कथन का अगर पहले वाला कथन से शब्द सामान्यतः मिलता जुलता रहे तो उसका सही व्याख्या होगा, लेकिन अगर शब्द नहीं मिलेगा उसका सही व्याख्या नहीं होगा। ये पहचानने का ट्रिक है। यहाँ पर अधिकतर लोग फंसता जानते हुए भी क्वेश्चन क्या होता है, गलत कर देता है। अब इसमें व्याख्या है, व्याख्या नहीं है। तो देखिए मनुष्य के दो हाथ होते हैं, पेड़ पौधे सजीव श्रेणी है। अब इस पंक्ति से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। यही अगर रहता यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है कथन ए का व्याख्या नहीं है। लेकिन अगर इसी जगह रहता कि मनुष्य के दो हाथ होते हैं और एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, अंगुलियां होती है। अब देखिए दोनों कथन सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या है, क्योंकि हाथ इसमें हाथ के बारे में बताया गया है और इसमें हाथ का क्या है, व्याख्या किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आता है तो हमें डायरेक्ट देखना चाहिए कि पहला कथन से संबंधित इसमें कुछ दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो उसका व्याख्या होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, उसका व्याख्या नहीं होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि गुणों से गान परिवर्तन करने से दोष से उसका स्तर न्यून होता है, सही है। और दूसरा है, दूसरा कथन क्या है कि गुण दोष विवेचन गान के लिए उपयोगी है। दोनों कथन सही है। अब बताइए व्याख्या सही है, अब दो है, दोनों कथन सही है, दोनों में है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, व्याख्या है एक या दो, क्या होगा? ऑप्शन एक होगा, ये सही व्याख्या है। यानी इसके देखते इसमें भी गान दोष से वर्णन मिलता है और इसमें भी गान दोष का उल्लेख मिलता है, दोनों क्या है, दोनों में गान दोष का से संबंधित ही है, अर्थात इसका सही व्याख्या है। ठीक है।
नेक्स्ट वही है, क्वेश्चन सेम है। कथन ही इस टाइप के क्वेश्चन को कथन कहते हैं। अब देखिए क्या है कि घराना में घराना शैली के परंपरागता प्राप्त करने तथा परंपरा को जारी रखने के लिए 3 पीढ़ियों के कलाकार की आवश्यकता पड़ती है। बतलाए हैं जब कोई परंपरा 2 से अधिक पीढ़ियों तक चले, 2 से अधिक अर्थात 3, 4, 5, 6, तब उसको क्या कहते हैं? घराना कहते हैं। जब घराना की आप जाइएगा नॉमिनेशन कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, हमारे घराना की ये वहां पूछेगा आपके पीढ़ी में कितने पीढ़ी तक ये परंपरा चली आ रही है, प्लस में आपके घराने की विशेषता क्या है। तो वहां पर अपने अपने घराना की विशेषता बदलाना पड़ता है, इतने पीढ़ी से चल रही है। कोई कहते ना हमारा घराना 300 वर्ष पुराना है, 400 वर्ष पुराना है, तो ये कथन सही है। अब दूसरा कथन क्या कहता है कि आधुनिक संस्थाओं में शिक्षण प्रशिक्षण के अलग अलग अध्यापक होने के कारण होने के साथ साथ वहां विभिन्न शैलियों का मिश्रण होता है। स्वाभाविक है, वहां पर क्या होता है, दोनों शैलियों का, वहां पर आप कोई उत्तर भारत के क्लास टीचर आ गए, कोई गांव के टीचर स्कूल में चले गए, कोई शहर के आ गए, वहां पर क्या है, विभिन्न शैलियों का मिश्रण होता है। एक स्कूल में भिन्न भिन्न प्रकृति के टीचर मिलेंगे, एक अच्छे मिलेंगे, जानकार मिलेंगे, एक नॉर्मल भी मिलेंगे, एक हो सकता है कि और नॉर्मल जानकार होंगे। कई एक ही स्कूल में कई प्रकार के टीचर रहते हैं, तो सभी गाएंगे तो अपने अपने अनुसार गाएंगे, तो भिन्न भिन्न शैलियों का मिश्रण वहां पर होता है। लेकिन आप देखिए कथन दोनों क्या है, सही है, लेकिन इसमें घराना का वर्णन है और इसमें घराना का कोई चर्चा नहीं है। कथन दोनों सही है, लेकिन घराना का इसमें क्या है, ऊपर का पंक्ति से इसका संबंध कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या, कथन दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या नहीं है। इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है, अब देखिए पंडित अहोबल ने तीव्रतम मध्यम स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया, पढ़ाए हैं। पंडित अहोबल ने तीव्रतम मध्यम को किस श्रुति पर स्थापित किया है, बताइए। यहाँ नाम दे दिया है, सर वीडियो रुक गया, नहीं वीडियो तो नहीं रुका है, चल रहा है, यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सभी में रुक गया क्या, रुका है, एक सेकंड, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए देखिए अहोबल ने तीव्र मध्यम स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया है, कि सभी लोग एक्टिव रहिए। अब इसमें तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, जब कोई स्वर एक श्रुति चढ़े तो तीव्र, 2 श्रुति चढ़े तो तीव्रतर, 3 श्रुति चढ़े तो तीव्रतम। तो मूल श्रुति स्वर से, तो मूल श्रुति मध्यम का क्या है, 13वीं पर मध्यम है, 13वीं पर शुद्ध मध्यम, 14वीं पर तीव्र मध्यम, 15वीं पर तीव्रतर मध्यम, 16वीं पर तीव्रतम मध्यम। अब 16वीं श्रुति का नाम क्या है,
तीव्रा, कुमुदी, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मादनी, क्षिति, रक्ता, संदीप्ति। ऑप्शन संदीप्ति। ठीक है। आचार्य बृहस्पति के अनुसार गंधर्व शास्त्र का संक्षेप करता। कई बार बतलाए हैं कि भरत के पुत्र दत्तिल थे, जिनको गांधर्व शास्त्र का संक्षेप करता माना गया है, दत्तिल को। मतंग की गीतियां। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है सो थोड़ा मतलब जो भी सेटिंग किए हैं, थोड़ा मतलब क्या है कि सेटिंग करने वाले, लेकिन ऑप्शन में वो दिमाग सही लगाए हैं। क्वेश्चन सेटिंग करने में थोड़ा किए हैं गलती, लेकिन ऑप्शन से देखिए अब क्या है कि गीति इसमें से है कौन कौन। पहले देखिए, शुद्धा गीति है, चोक्षा गीति है, बेसरा गीति है। गीति है, यास्टिक व्यक्ति का नाम है, दुर्ग शक्ति गीति नहीं है। अब इसका मतंग क्या माने हैं? चोक्षा, भिन्ना, गौरी, बेसरा, साधारणी, भाषा, विभाषा। शुद्धा के स्थान पर वो चोक्षा माने हैं, शुद्धा नहीं माने हैं। लेकिन मतंग की गीतियां, अब देखिए दो कंफर्म है, बी और डी होगा, बी और डी होगा। अब देखिए बी डी होगा ही, बाकी शुद्धा होगा या ना होगा ये बाद की बात है, लेकिन बी डी होगा ही। तो बी डी होगा ही। देखिए ऑप्शन में क्या किए, अगर फिर अगर ये क्वेश्चन रहता अदर ऑप्शन में बी डी, फिर बवाल होता, लोग चैलेंज करता। लेकिन बी डी देखिए, इसमें डी है, बी नहीं है, इसका मतलब ये होगा ही नहीं। इसमें बी डी दोनों है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर बी डी, डी है तो बी नहीं है। यहाँ देखिए सी ए डी, अब डी है तो बी नहीं है। अब मजबूरन क्या करेंगे, दो तो हम जानते हैं कंफर्म कि बेसरा और चोक्षा होगा ही, तीसरा नहीं पता है, लेकिन दो कंफर्म है। अब देखिए बी डी किस में है, इसी में बी डी है ऑप्शन 2 में, तो बी डी ऑप्शन 2 होगा। कभी कभी ऐसा समस्या देखने को आएगी ही। देखिए अब ये क्वेश्चन है, स्कूट पढ़ा चुके हैं। मसीद खानी गत वादन की परंपरा के कलाकार केवल विलंबित 3 ताल में, मसीद खानी गत का वादन विलंबित लय में किया जाता है और 3 ताल 16 मात्रा के ताल में किया जाता है। मुखरा 5 मात्रे का, प्रारंभ 12वीं मात्रा से। पढ़ा चुके हैं ये प्राचीन कलाकार। लेकिन अभी के कलाकार जो हैं, साहिज परवे जो सितार के कलाकार सर, वे जो रूपक तथा झपताल में वादन करके परंपरागत शैली की नई प्रवृत्ति का शुभारंभ किया है। ये भी कथन सही है। और अब है व्याख्या की नहीं है, देखिए परंपरागत शैली का विस्तार किया किसमें, गत में ही। तो ये कथन क्या है, इससे संबंधित है। कथन आर जो है ए से संबंधित है। तो जब भी दूसरा कथन पहले कथन से संबंधित है, क्या करेंगे, व्याख्या है। इसका जो है सो ए आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। व्याख्या है नहीं कैसे है, दोनों की मतलब शुभारंभ किया है इसमें, दोनों संदर्भित है ना, इसमें चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पुंडरीक विट्ठल द्वारा लिखित ग्रंथों को चैलेंज कीजिए। पुंडरीक विट्ठल कौन कौन ग्रंथ माने हैं, राग तरंगिणी नहीं होगा, राग विबोध नहीं होगा, 3 3 चुनना है।
लोचन राग विभो सोमनाथ, सदराग चंद्रोदय नर्तन निर्णय रागमाला, यानी बी सी और ई जो भी होगा BCE, BCE ऑप्शन एक। भारतीय संगीत का तराना गायन दक्षिण भारत के किस शैली के समान है? तराना तिल्लाना पढ़ा चुके हैं। आपका ऑप्शन एक। मार्ग तालों में ताल का मान, देखिए ई क्वेश्चन जो है सो नया पैटर्न है, ये नया पैटर्न है। हम जानते हैं कि मुख्य रूप से हम 4 ही पढ़े हैं और 4 भी पढ़ाते भी बच्चे को 4 ही हैं, ध्रुव, चित्र, वार्तिक और दक्षिण। देखिए इसको पैटर्न बनाते, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का। ध्रुव एक मात्रा, चित्र 2 मात्रा, वार्तिक 4 मात्रा, दक्षिण 8 मात्रा, ये हम आपको बतलाए हैं। सबसे अंत में क्या होगा? दक्षिण होगा। दक्षिण देखेंगे कहाँ है, तो दक्षिण है आपका बी में। सबसे अंत में बी देखेगा कि बी कितना में सबसे अंत में है। अब देखिए बी जो है सो 2 में है, फिर फंस गया मामला। बी 2 में है, अब 3 में भी बी है और 4 के भी अंत में बी है। फिर आप क्या देखेंगे, तो वार्तिक से बच्चे पहले क्या होगा? दक्षिण से पहले वार्तिक होगा। देखिए चित्रतम, चित्रतर, चित्र, ये सब किससे संबंध लगता है? यानी चित्र का ही प्रकार लगता है। जब भी प्रकार होगा तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, तो जो स्वर का होगा उसी स्वर के आसपास घूमता है। तो वार्तिक होगा दक्षिण से पहले वार्तिक, तो वार्तिक कहाँ है? डी में है। अब बी से पहले डी देखेंगे कहाँ है, तो बी से पहले डी कहाँ है? ऑप्शन 4। इस टाइप से क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। जो हम जानते हैं उसको कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बना लेंगे। अब ये बन गया बी डी, अब ये सही होगा तो ई पहले आएगा। चित्रतम, नया क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। चित्रतम, चित्रतर, चित्र और वार्तिक और दक्षिण, ठीक है। ये जो है सो कैसे कहाँ से क्वेश्चन लाया है, आउट ऑफ, हम भी ये क्वेश्चन शायद नहीं पढ़े हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो हम कह देते हैं कि क्वेश्चन जो है सो हम नहीं पढ़े हैं, क्योंकि सब कुछ पढ़ ले ऐसा जरूरी भी नहीं है। सब कुछ हम ही पढ़ लेंगे तो और भी क्या। कहाँ से क्वेश्चन लाया है वो समझ में ही नहीं आता। इसका रिसर्च करेंगे। ये अपने इधर तो कर्नाटकी पद्धति के गीत और हिंदुस्तानी पद्धति के गीत, अब पालना अपने इधर चलता है, बच्चा को खिलाने और के लिए पालना, झूला भी होता है, उमरी भी, उमरी हम नहीं सुने। अलंकार गायन का प्रकार है, अलंकार गाया जाता है, लेकिन अब कहाँ से स्वरावली को अलंकार कह सकते हैं? एक हम कंफर्म है स्वरावली को अलंकार कह सकते हैं, बाकी ऐसो हम खुद अभी इस पर शोध कर रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया है, फिर हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको आगे क्लास में बतलाएंगे। हालांकि इसका सही आंसर लिया है 2, 2 सही आंसर लिया है। ए का 2 लाली मतलब झूला, बी का 1 ललार मतलब पलना, वर्णम मतलब उमरी,
और स्वरावली मतलब लंका। ये लिया है, इसका सही आंसर 2 लिया है। ये देखिए, गुरु शिष्य परंपरा में का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खां के शिष्य हैं निखिल बनर्जी। सितारा अलाउद्दीन खां के जीवनी में हम आपको बतलाए हैं। ये जूम और छोटा करने के अलाउद्दीन खां के जीवनी में हम आपको बतलाए हैं कि निखिल बनर्जी अलाउद्दीन खां को बोले भी हैं कि गुरु शिष्य से संबंधित क्वेश्चन आता है। अला रखा खां के पुत्र हैं जाकिर हुसैन, इसका भी हम जीवनी में आपको बतलाए हैं। वजीर खां और विलायत खां, अब 2 फंस रहा है। तो वजीर खां के शिष्य हैं हाफिज अली खां और विलायत खां के शिष्य हैं अरविंद। अब एक कन्फर्म देखिए, पहले एक कन्फर्म होंगे अलाउद्दीन खां निखिल बनर्जी कन्फर्म, पहला में 3 कितना में है पहले देख लेंगे। एक कन्फर्म होंगे क्योंकि समय ज्यादा, पहला में 3 कितना है आगे देखेंगे कि तो पहला में 3 कहाँ है, 1 और 3 एक ही में है, ये है, इसका मतलब यही होगा डायरेक्ट। समय नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि वहां समय पर भी बचा रहा, कोई क्वेश्चन आपको ज्यादा समय लेगा। एक पहले क्वेश्चन में जैसे कि अलाउद्दीन खां निखिल बनर्जी। अब 1 का 3, 1 का 3 देखेंगे कितना में पहले है, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3 एक ही में है, डायरेक्ट मार देंगे। अगर 1 का 3 2 में रहता तब फिर दूसरा ऑप्शन मिलाते कि अला रखा खां का क्या होगा, तो अला रखा खां जाकिर हुसैन, तब मिलाते कि बी में 2 कहाँ है, तो बी में 2 इसमें, तब दूसरा मिलाते। तो कोई कोई ऑप्शन देता है जो आपको सभी में मिलाइएगा तब मिलेगा। कथन रचना करने वाले विद्वान को पाश्चात्य संगीत में कंपोजर कहते हैं। कथन सही है। वाग्यकार को रचनाकार कहते हैं और वाग्यकार को पाश्चात्य संगीत में कंपोजर कहते हैं। सही कथन है। उसके बाद नहीं देखिए, दो हम दूसरा कथन पढ़ दिए। प्राचीन समय में जिस संगीत विद्वानों को पद रचना व स्वर रचना का ज्ञान होता था उन्हें वाग्यकार कहते थे। सही है। जो धातु मातु दोनों की रचना करने में कुशलता हो उसको हम क्या कहते हैं, वाग्यकार कहते हैं। हम आपको वाग्यकार में बतलाए हैं। उसके बाद रचना करने वाले विद्वानों को पाश्चात्य संगीत में कंपोजर कहते हैं। वाग्यकार से संबंधित ही यह कथन है। तो ये भी क्या है, सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 2 में क्या होगा, 1 होगा। सही व्याख्या भी है। हाँ आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन घुमाया हुआ क्वेश्चन है। अब आंदोलन संख्या दे दिया है, आंदोलन संख्या। अब श्रुति का आंदोलन संख्या हम पढ़ाए ही नहीं है। अब देखिए मदंती, रम्या, वजिका, दयावती। अब इसमें आंदोलन संख्या, मदंती का क्रम संख्या कितना है, तो तिब्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वजिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती। 18वीं श्रुति। 18वीं श्रुति पर हमको देखना है कि कोई स्वर स्थित है प्राचीन काल या आधुनिक काल में। 18वीं श्रुति पर कोई स्वर है, और है तो कौन सा स्वर है, 18वीं श्रुति पर ध है। ठीक है,
ध है 18वीं श्रुति पर। अब रम्या, रम्या तो मदंती, रोहिणी, रम्या यानी 20वीं श्रुति। तो 20वीं श्रुति पर आधुनिक काल में कौन सा स्वर है? 20वीं श्रुति पर आधुनिक काल में कौन सा स्वर है? कोमल नी है, कोमल नी। भातखंडे जी को है 20वीं पर कोमल नी। और कोमल ध कैसे तुम बताई रे? 20वीं पर कोमल ध कहाँ पढ़ी हो? कोमल नी है 20वीं पर। अब ब्रजिका, ब्रजिका क्रम संख्या देखते हैं। तो ब्रजिका तिवरा, कुमुति, मंदा, छंदोवती, द्यावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, ओधा, बज्जिका। 10वीं श्रुति, 10वीं श्रुति पर कौन सा स्वर है? दसवीं श्रुति पर मध्यम स्वर है म और दयावती, तिवरा, कुमुति, मंदा, छंदोवती, दयावती यानी पांचवी श्रुति पर कौन सा स्वर है? पांचवी श्रुति पर रे है। अब स्वर हो गया। अब देखिए आसानी से मिलेगा। ध के अंदर संख्या 405, कोमल नी 432, म 320, रे 270। मिल गया। थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया इस बार, बस इधर का उधर किया। आधा बच्चे का दिमाग घूम गया, रटने वाले जितने भी थे। क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि रटने से नेट नहीं होता है, नेट जब भी होगा समझने से होगा। रट लीजिएगा, स्टेट निकल जाएगा। बीपीएससी भी रटने से नहीं निकलेगा, बीपीएससी भी समझने से, उसमें भी क्वेश्चन खूब घुमाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, ऐतिहासिक विवेचना के अनुसार राग वर्गीकरण क्रमबद्ध करें। हम आपको बतला चुके हैं, ये सब जो है सो हम आपको बतलाए हैं। अब देखिए कौन कौन है। ग्राम राग बृहदेशी में मिलता है। तो इससे पहले देखेंगे कि बृहदेशी से पहले है जाति, जाति राग। जाति राग इसमें है ये नहीं है। जाति राग पहले ये होगा। ग्राम राग के बाद पहले शताब्दी, बृहदेशी 8वीं शताब्दी के आसपास मान लीजिए। 10वीं राग वर्गीकरण संगीत रत्नाकर 13वीं सदी। राग रागनी वर्गीकरण जो है सो लगभग मध्यकाल 16वीं सदी के आसपास, 15वीं 16वीं से चलता था। रागांग वर्गीकरण ये नारायण मोहेश्वर खले 20वीं सदी। मेल राग वर्गीकरण, मेल राग वर्गीकरण विद्यारण्य 1336 14वीं सदी। अब ये ईस्वी सजा लिए। अब इसमें से सजाइए। पहले कौन आता है? ए के बाद बी, बी के बाद ई, ई के बाद सी। ये उल्टा हो रहा है। ए बी, अब दो तो कन्फर्म है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ए बी कन्फर्म है कि पहले ग्राम राग वर्गीकरण होगा, हम ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे। आप पहले जान गए कि इनमें से क्या है, ग्राम राग वर्गीकरण है। ए देखेंगे कहाँ है, ए इसी में है। इस टाइप का क्वेश्चन ये 4 नंबर में है। हो गया क्लियर, एक ही से हो गया। हमको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि एक एक दो उल्टा होगा, लेकिन एक दो उल्टा हो सकता है, सब उल्टा नहीं होगा। देख लेंगे आराम से दिमाग लगा करके। पहले ए होगा तो पहले ए इसी में है, ये है, दूसरा में है भी नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये हंस वाला, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चतुश्रुति श्रुतियां चयनित कीजिए। अब इसमें देखिए, इस बार जो भी क्वेश्चन बनाया था बहुत ही दिमाग से क्वेश्चन बनाया, बहुत ही दिमाग से। अब चतुश्रुति श्रुतियां हम आपको नहीं बतलाए हैं, लेकिन देखिए ये जरूर बतलाए हैं कि 22 श्रुतियां हैं, 1 2 3 4, 1 से 4 तक सा का क्षेत्र है, 5 6 7 3 श्रुतियां रे की, उसके बाद 8 9 2 श्रुतियां ग का, 10 11 12 13 म का, 14 15 16 17 प का, 18 19 20 घ का, और 21 22 नी का। हो गया। देखिए फिर छोटा बड़ा, अब देखिए ये हम आपको बतलाएं। अब चतुश्रुति श्रुतियां, तो 4 श्रुतियां हैं साकी, तिब्रा, कुमुदुती, मंदा, छंदोबती। चारों श्रुतियां क्या है? चतुश्रुति श्रुतियां है। तो तिब्रा, कुमुदुती, मंदा, छंदोबती में देखेंगे कोई है? तो तिब्रा, कुमुदुती, कुमुदुती है, एगो मिला। उसके बाद कुमुदुती, तिब्रा, कुमुदुती, मंदा, छंदो, दयावती, रजनी, रक्तिका, ये त्रिश्रुतिक श्रुतियां हैं। रक्तिका, रौद्री, क्रोधा द्विश्रुतिक, वज्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, वज्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, ये क्या है? 4 गो चतुश्रुतिक श्रुतियां है। तो वज्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, इसमें से कोई है? वज्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, प्रसारणी है। उसके बाद अब ये प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, क्षिति, रक्ता, रक्ता भी चतुश्रुति। अब दयावती, तिवरा, दयावती 5 नंबर इस सब का है, यह त्रिश्रुतिक है। रोहिणी, रम्या, उग्रा और क्षोभनी दैवत की श्रुति है। तो इस प्रकार से ए डी ई, ये है आपका क्वेश्चन का पैटर्न। ठीक है, आया समझ में? अभी 1 2 साल तक जो है सो इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछेगा, नया पैटर्न आया है। अब देखिए कौन सी श्रुतियां गांधार की नहीं है। अब हम जानते हैं कि जैसे वही श्रुति से ही क्वेश्चन उठाया है, गांधार की नहीं है। तो गांधार की 2 श्रुतियां होती है, कौन कौन? 4 श्रुतियां सा की, और उसके बाद 5 6 7 रे की, 8 9 ग की श्रुतियां होती है। 8 9, 8वीं 9वीं श्रुति का नाम क्या है? तिवरा, कुमति, मंदा, छंदोपति, दयावती, रजनी, रक्तिका। रौद्री और क्रोधा, रौद्री और क्रोधा 2 श्रुतियां हैं गांधार के। तो रौद्री और क्रोधा मार दिए, बाकी प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, ये क्या है? गांधार की नहीं है। वैदिक संगीत में आघाती, आघाती, कर्करी, ये सब किसका प्रकार था? वीणा का प्रकार था। आघाती, कर्करी, वल्लकी, भ्रामरी, षट भ्रामरी, ये सब किसका प्रकार है? वीणा का प्रकार है। तो वीणा कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। लगभग हम अक्सर क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जैसे इतना बड़ा बड़ा गलती करके आए हैं, क्या कहें। संगीत ग्रंथों को काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जहां भी हम आपको बतलाए हैं, जीवनी हम बतला रहे हैं,
सीरियल नंबर से, जन्मदिन के अनुसार बोलते भी हैं क्लास में कि आप याद रखिए। सजाने के लिए कभी-कभी संगीतज्ञों को सजाने के लिए देता है, कभी-कभी ग्रंथों को सजाने के लिए कहता है। अगर आप एक भी जानेंगे, संगीतज्ञों का क्रम संख्या जानेंगे, तो ग्रंथ भी सजा लेंगे उसके अनुसार। अब इसमें देखिए, सबसे पहले ग्रंथ देखेंगे तो कौन-कौन है? संगीत समय सार, पार्श्वदेव 13वीं शताब्दी, संगीतोपनिषद, द्वार, संगीत पारिजात, स्वरमेल क्रांति, संगीत मकरंद। संगीत मकरंद के बारे में हम जानते हैं कि यह 8वीं सदी का है, सबसे प्राचीन। अब 8वीं है तो ई देखेंगे पहले किसमें है? ई 2 नंबर डायरेक्ट, हमको ज्यादा समय बर्बाद करना नहीं है, एक ही में से मिल गया, तो ई होगा इसका सही आंसर, ई। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है सो नया है। राग तत्व विबोध के अनुसार बीना पर स्वर स्थापना के अंतर्गत पूर्व मेरु के अनियत अंत्य मेरु कितनी इंच की दूरी पर है? देखिए, मेरु की ओर से स्वर स्थापना किया गया है। अब मेरु की जो है सो अंता मेरु, मेरु अब जितना सप्तक होगा, प्रत्येक बीना में एक ही मेरु होता है, लेकिन 36 इंच के तार है, स्वर स्थापना बतलाए 36 इंच के तार पर है, तो यहाँ 0 और 36। अब पर मेरु पर जो होता है वह सा स्वर होता है, तो सा स्वर, तो मेरु पर सा 36 इंच पर, और इधर होता है घुरच, ये सही है। घुरच और मेरु दो भाग होते हैं, लेकिन जैसे कि तारसा मतलब सा प्रत्येक सप्तक में होता है, मंद्र सप्तक में भी सा होता है, मध्य सप्तक में भी सा होता है, तार सप्तक में भी सा होता है। तो पूर्व मेरु 36 हुआ, मेरु 36 हुआ, अंत्यस्थ मतलब इसके अंदर का मेरु, अब यहाँ 36 पर सा है, तो 18 इंच पर तारसा है। हम आपको स्थापना में बतला दिए हैं कि 18 इंच पर तारसा, तो इसका अंतस्थ मेरु क्या होगा? तारसा होना चाहिए। इसमें ऑप्शन में अब क्या लिया है? 36 इंच लिया है। अब इसका किस अनुसार लिया है, मतलब समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा। हम जितना दिमाग लगाए तो उसमें अनुसार अंत्यस्थ में अंतर में यही मेरु हो रहा है। बाकी अब फिर इसका डिटेल पढ़ेंगे क्या है। मेरे अनुसार देखिए, जो भी हो, इसका सही आंसर लिया है 36 इंच। अब किस अनुसार लिया है तो वो पढ़ा चुके हैं। राग में शुद्ध सावेरी, दुर्गा, मोहनम, भूपाली, हंसानंदी, सोहनी, हिंडोलम, मालकोस, मिला लीजिएगा। काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, इसमें भी अभी कुछ देर पहले आपको हम बोले ही हैं, हम ग्रंथ बतलाते हैं, जीवनी बतलाते हैं, सीरियल नंबर से याद कीजिए। अब देखिए, इसमें भी मिला जुला के सबसे पहला संगीतक कौन बना रहे हैं? मतंग आ रहे हैं सबसे पहले। मतंग से पहले इसमें कोई नहीं है, मतंग आ रहे हैं। अब ई देखेंगे कहाँ कहाँ ई है, तो ई एक के गुम है, एक नंबर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी हम आपको सीरियल नंबर से पढ़ा चुके हैं। बृहदेशी के अनुसार किसी भी भाषा से प्रभावित नहीं होने वाले राग को, अब किसी भी भाषा से जब उसको क्या कहते हैं? मुख्या। हम आपको राग में बतलाए हैं, मुख्या स्वराख्या अन्य स्वरों से जो प्रभावित होता है, देशाख्या देश से प्रभावित होता है, अनुरूप राग्या जिसमें अन्य राग की भाषा जो है दिखाई देती है। पढ़ाए हैं राग्या, अनुप्राप राग्या, ये सब जो है सो
पढ़ाए हैं। ऑप्शन 3 मुखिया। भारतीय संगीत में आप देखिए, कुछ दिन पहले ही हम आपको बतलाए हैं, नारदीय शिक्षा सटीक, ये नारदीय शिक्षा का टीका मान लीजिए नहीं जानते हैं, लेकिन ये तो लगभग सब जानते होंगे, ठाकुर जयदेव सिंह। उसके बाद भारतीय, ये अभी आपको राग रहस्य, ये भी हम आपको बतलाए हैं। भारतीय संगीत में ताल और रूप विद्वान सुभद्रा कुमारी चौधरी। नारदीय शिक्षा सती की जो टीका किए हैं वो किए हैं पंडित विष्णु दिगंबर, हम आपको बतलाए। राग रहस्य बच गया, आचार्य बृहस्पति, मिला लीजिए। जो भी हो, समान जाति के रागों के युग्म को इंगित कीजिए। अब हम राग पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं सारा परिचित क्वेश्चन। अब समान जाति माने दोनों रागों की जाति, आप होगी, आप होगी है काफी का है सारे ये आपको हम नहीं पढ़ाए, लेकिन आप होगी सा सारे गा मा धा सा, इसमें जो है सो साडव जाती है। और ये जो है भीम पलासी औरव संपूर्ण, दोनों अलग है। नट भैरव संपूर्ण संपूर्ण मारवा भी पंचम वर्जित करके साडव, ये भी नहीं मिला। जौनपुरी औडव जौनपुरी सारे मापा वर्जित है। साडव संपूर्ण खमाज, खमाज में है सागामा, इसमें ऋषभ वर्जित है। खमाज का पूरा है साडव संपूर्ण। बिहाग, बिहाग क्या है औडव संपूर्ण चंद्रकौंस औडव औडव, कट गया, 3 बच गया, यही जौनपुरी और खमाज, जौनपुरी और खमाज। पंडित अहोबल के अनुसार स्वरों के उपयुक्त वर्णित स्थान पर बनने के लिए, अब मतलब कि सही जगह पर सीरियल नंबर से सजा दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, तो देखिए मध्य सरज पहले होगा, सिंपल क्वेश्चन, मध्य सरज पहले होगा, सा के बाद क्या होता है रे, रे के बाद ग के बाद म के बाद प, सारे ग म प को सजा देना है, कौन किस नंबर पर होगा, हो गया। विकृत स्वर वराली, वराली मध्यम कौन विद्वान माने हैं स्वर स्थापना में, वेंकटमखी 16वीं श्रुति पर वराली मध्यम, जो कि मृदु पंचम को ही इन्होंने वराली मध्यम की संज्ञा दी है, बतलाए हैं। अब देखिए पाश्चात्य संगीत की स्वरलिपि पद्धतियां हैं, कौन कौन है, 4 है, वहां पर हम कंफर्म जानते हैं, सोल्फा न्यूम्स चीव स्टाफ, 4 गो है। अब उसमें से 4 गो स्वरलिपि पद्धति में 4 गो है। अब हम उसमें से जानेंगे कौन कौन स्वरलिपि लिपियां हैं, कौन कौन है, तो सोल्फा है ही, पाइथागोरस जो है क्या है स्केल है, स्वरलिपि पद्धति नहीं है, पाइथागोरस स्केल है, कट गया। चीव है ही, न्यूम्स है ही, डायटोनिक क्या है स्वरलिपि नहीं है, डायटोनिक स्केल है। ये आपको भ्रमित करने के लिए डायटोनिक स्वरलिपि दे दिया, पाइथागोरस स्वरलिपि दे दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोल्फा, चीव और न्यूम्स। क्या कहीं इससे पहले का आंसर नहीं मिला, ठीक है। बराली मध्यम, बराली वेंकट मक्खी, ठीक तो है। स्वर के लिए गतिक संज्ञा का प्रयोग किस ग्रंथकार ने किया, ये क्वेश्चन जो है सो थोड़ा है ऐसे, हालांकि नया नहीं है। अब
इसका होगा पुंडरीक विट्ठल, जो है सो जैसे स्वर के लिए कोई यम कहे हैं, उसी प्रकार जो है पुंडरीक विट्ठल ने जो है स्वर के लिए गतिक संज्ञा या नाम का प्रयोग किया है। पुंडरीक विट्ठल का सही जवाब होगा। राग मिला ग्रंथ मिलाना है कि किस विद्वान कौन सा। अब देखिए जो जो जानते हैं वही पहले मिलाएंगे। जो हम अभी संगीत ये भी पढ़ा चुके हैं आपको भारतीय संगीत के इतिहास में। जगदे कमल कवि, संगीत चूड़ामणि, संगीत राग कल्पद्रुम, ये अभी नहीं पढ़ाए, कृष्णानंद व्यास का है। अष्टाध्यायी तो पढ़ाए ही हैं, पाणिनि का है। ताल लक्षण कोहल का है। मिला लेंगे। अब देखिए इसमें भी हम एक ही जानते, मान लीजिए अष्टाध्यायी पाणिनि। अब देखेंगे सी में 4 कहाँ कहाँ है, तो सी में 4 जो है यहाँ है और यहाँ है। अब इस पहला सी में 4, हाँ सी में 4 2 में है। अब ये 2 को तो पहले छट गया, ये 2 नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें तो संगीत चूड़ामणि हम आपको पढ़ाई है। ए में 3 कहाँ है, ए में 3 कहाँ है, 4 नंबर में, 4 नंबर से होगा। 2 तक में मिल ही जाता है, कोई कोई ऑप्शन है जो चारों आप कीजिएगा टच तब सही होगा। फुट, अब देखिए इसमें क्या है कि यदि हम एक तानपुरा में डांड बीच से उठी न होकर सपाट हो, सपाट मतलब सीधा, अटक भी सपाट हो, 9 खोटियां लगा करके 9 तार चढ़ा दे तो उसे नवतंत्री बीना कहा जा सकता है। 9 तार, बीना का संबंध तार से है। अगर 4 तार चढ़ा देंगे, 7 तार चढ़ाएंगे चित्रा बीना कहेंगे, 9 तार वाले को विपंची बीना, नवतंत्री बीना कहा जा सकता है। ये जो है सो सही है। तानपुरा की आकृति बदलकर बनाई गई नवतंत्री बीना पुरातन महती बीना के समदेशी थे। अब महती बीना में क्या होता है, महती बीना में 21 तार होते हैं और तानपुरा में क्या है, 9 तंत्र, यहाँ 9 तार वाले बीना का वर्णन है। तो नौतंत्री बीना कभी भी महती बीना के समान नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, कथन ए तो सही है लेकिन कथन 2 जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन 3 ठीक है। दक्षिण भारतीय लोकवाद मगुडी वाद्यों के किस श्रेणी में आता है। देखिए ये जो है सो मगुडी जो है सो आपको ये नया वाद्य यंत्र वैसे अभी हम पढ़ाए भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सो नया है। लेकिन यह सुशील वाद्य यंत्र का प्रकार है मगुडी। मगुडी जो है सुशील वाद्य यंत्र का प्रकार है। ऑप्शन ए 1। प्रथम संगीत में वह संवाद मुक्त फिल्म किसने बनाई। ये भी क्वेश्चन जो है सो नया है। इसका सही आंसर है डॉन जुआ। ऑप्शन, इसको ध्यान रखिएगा, जो जो क्वेश्चन नया है लिख लीजिएगा ताकि आगे का अगर उठे तो परेशानी नहीं होगी। और आगे ये सब क्वेश्चन आपको केवीएस नवोदय में देखने को मिल सकता है। इसका सही उत्तर है डॉन जुआ। मासा वादी संवादी रागों का चयन कीजिए। देख रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न। मौसा यानी किन किन रागों का वादी संवादी मौसा है। नट भैरव मौसा, अहिर भैरव मौसा, भैरव धारे, कालिंगरा कालिंगरा पौसा।
बैरागी भैरव, मौसा। भैरव का सारा, भैरव ठाठ का ही सारा राग है। ठीक है, मौसा पर सारा कौन कौन हो गया, ए बी ई, ए बी ऑप्शन 4। जातियों में लघु की मात्रा को बढ़ते क्रम, आप देखिए वो सही क्रम जो करता है चतस्थ तीस्र मिश्र खंड संकीर्ण, लेकिन क्या रहा मात्रा के अनुसार बढ़ने क्रम में, तो बढ़ते क्रम क्या होगा, पहले तीस्र चतस्त्र खंड मिश्र संकीर्ण, यानी 3 मात्रा 4 मात्रा 5 मात्रा 7 मात्रा 9 मात्रा होगा। इसका सही क्रम ये होगा। कोई भी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये सब। तरब के तारों का प्रयोग किस वाद्य में नहीं किया जाता है, देखिए तरब के तार का प्रयोग किस वाद्य में, अब तार का प्रयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है, तत्वाद्य यंत्र में किया जाता है, तत्वाद्य यंत्र में किया जाता है तार का प्रयोग। तो तत्वाद्य यंत्र इसमें देखेंगे कौन कौन है, 3 लेना है, तत्वाद्य यंत्र में किया जाता है, तो नहीं किया जाता है, आप पहले किया जाता है देख लेंगे, तो सारंगी तत्वाद्य यंत्र किया ही जाएगा, सरोद में किया ही जाएगा। बच गया कौन, भेरी अवनद वाद्य यंत्र। मुख बीना, मुख बीना आपका सुशीर वाद्य यंत्र का प्रकार है। सिंगी, सिंगा लोक वाद्य यंत्र है, सिंग को काट के बनाता है, यानी बी सी ई, बी सी ऑप्शन 3। उसके बाद है श्रुति, अब इसको मिलाने के लिए है। अब देखिए हम आपको अस्थाई भाव बढ़ा चुके हैं। रति, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। जुकूप निर्वेद शांत रस का है, जो जो मतलब देखिए विस्मय आश्चर्य अद्भुत, जुकूप्सा विभत्स, मिला लिया। अस्थाई भाव में बतलाए हैं किस रस का क्या अस्थाई भाव है, क्लियर। कहीं भी दिक्कत होगा बोलिएगा। 38 में क्या है, टेम्पर्ड स्केल एवं डायटोनिक स्केल समान है, कैसा कथन है, सही है या गलत बताइए, दोनों पढ़ा चुके हैं। टेम्पर्ड स्केल डायटोनिक स्केल के समान है। टेम्पर्ड स्केल अलग है, डायटोनिक स्केल अलग है, सही कैसे है, दोनों अलग अलग पढ़ाए हैं ना। टेम्पर्ड स्केल अलग है, डायटोनिक स्केल अलग है, दोनों अलग अलग पढ़ाए ना। हिंदुस्तानी स्वर सप्तक व टेम्पर्ड स्केल के तार सरज 301 सेवट का है, पूरे सप्तक में 301 सेवट होता है, तार सा का 301 सेवट जो है वह मतलब तार सा जो है सो एक सप्तक में 301 सेवट होता है। ये कथन ठीक है, क्योंकि तार जैसे बढ़ाते जाएंगे, अब 1 से लेके 51 तक सा, उसके बाद 46 है, 52 से लेकर के 86 जहां तक वहां तक ये हो गया, फिर जैसे श्रुति करते हैं उसी प्रकार, तो ये ठीक है। ये टेम्पर्ड स्केल में तार सा जो है 301 एक सप्तक में 301 से बटका होता है, ये ठीक है। तो इसका सही होगा
ये गलत है, ए सही नहीं है और आर सही है, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट है 3 ग्रामों की 49 यगोपयोगी तान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये क्वेश्चन जो है सो नया है, यानी कि 3 ग्रामों से 49 तान जो यज्ञ में उपयोग होने वाले 49 तान का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? इसका सही उत्तर है भरत भाष्यम, नान्यदेव। इसका सही उत्तर है भरत भाष्यम। क्वेश्चन लिख लीजिएगा जहां तान पढ़ाए हैं वहां पर। नाथ शास्त्र के अनुसार चचपुट ताल में मात्राओं का क्रम क्या है? देखिए, इसका सभी किताब में अलग अलग मिलता है। 8 मात्रा का है। अब 8 मात्रा ऐड करेंगे। देखिए, 8 मात्रा का चचपुट ताल है, 8 मात्रा का ताल है। अब 8 मात्रा जो है सो हम ऐड करेंगे। 8 मात्रा कैसे कैसे पूर्ण? तो गुरु 2 मात्रा, लघु 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 2 4 2 6 मात्रा। नहीं हुआ। प्लुत 3 मात्रा, लघु 1 मात्रा, गुरु 2 मात्रा, गुरु 2 मात्रा, लघु 1 मात्रा, प्लुत 3 मात्रा। अब 3 1 4 2 6 2 8 1 9 3 12, ये भी नहीं पूरा। अब गुरु 2 मात्रा, गुरु 2 मात्रा, 4 मात्रा, लघु 1 मात्रा, प्लुत 3 मात्रा, 2 2 4 1 5 3 8 मात्रा। इसका हो गया। प्लुत 3 मात्रा, गुरु 2 मात्रा, गुरु 2 मात्रा, गुरु 2 मात्रा, प्लुत 3 मात्रा, तो 3 2 5 2 7 2 9 3 12। ये भी जो है सो नहीं हुआ। ये हुआ कौन? ये इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आप जोड़ लीजिएगा। ताल के प्रत्येक ताल का मात्रा हम बतला चुके हैं। 8 मात्रे का ताल है तो 8 मात्रा होता है, दिमाग भी लगाएंगे तो कौन सा जाएगा? ठीक है, उसके बाद यहां से जो है सो पढ़ के जवाब देने वाला है। तो ये तो पढ़िएगा और इससे जवाब दीजिएगा। इसको कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन देख लिए, लगभग हम बार बार कह रहे हैं कि अधिकतर क्वेश्चन जो है सो पढ़ाए हैं। लगभग हमको लगता है कि 100 में से 90 क्वेश्चन हम निश्चित पढ़ाए हैं। जो बैच मेरा पूरा हो गया है, 90 क्वेश्चन जो है सो बिल्कुल हम जितना पढ़ाए हैं उसी में से आया है। 10 क्वेश्चन जो है सो इधर उधर किया है, लेकिन 90 क्वेश्चन जो है सो आप जो बैच बच्चा पूरा कर चुका है बैच, आप उसको कॉपी उल्टा के कहिए तो हम सारा दिखा देंगे कि ये यहाँ से क्वेश्चन लिया है, ये यहाँ से क्वेश्चन लिया है, हम पढ़ाए हुए हैं। बस याद करना बच्चों का काम है। आप लोग भी मेहनत कीजिए अच्छा से और अगली बार आप लोग भी सफल हो। ठीक है, चलिए रहने दीजिए। गुड नाइट सभी को।